अम्लीय सामर्थ्य में आगे देखें, अम्लीय सामर्थ्य जो है वो -m, -h और -i समूह के क्या होता है, समानुपाती, +m, +h और +i के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब माइनस वाले समूह होंगे तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा, प्लस वाले समूह होंगे तो अम्लीय सामर्थ्य घटेगा। तो अम्लीय सामर्थ्य का जो सामान्य क्रम होता है वो क्या होता है, -m, -h, -i, नो ग्रुप +i +h +m। मतलब जहां -m समूह होगा वहां अम्लीय सामर्थ्य सबसे अधिक होगा और जहां +m समूह होगा वहां पे अम्लीय सामर्थ्य सबसे कम होगा। तो ये जो क्रम है वो बिल्कुल किसकी तरह होता है, कार्ब ऋणायन के स्थायित्व की तरह होता है। तो उसको यदि आपने ध्यान रखा तो फिर अम्लीय सामर्थ्य के लिए भी आपको ध्यान रह जाएगा। तो यहाँ पे इस क्रम को हम कुछ उदाहरण में समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, 4 यहाँ पे आपको यौगिक दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको इनके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम देखना है। तो ये चारों के चारों यौगिक जो हैं वो एक ही टाइप के हैं। एक ही टाइप का मतलब सारे के सारे जो है वो फिनोलिक यौगिक हैं बेंजीन के ऊपर OH। तो जब सारे यौगिक एक ही टाइप के हो जाएं तो हमें जो समूह लगे हुए हैं उनका हमें क्या देखना होता है, प्रभाव देखना होता है। तो जो यहाँ समूह लगे हुए हैं उनका आपको क्या देखना है, प्रभाव देखना है। तो जैसे यहाँ पे बात करें OCH3 OH के लिए कौन सी स्थिति पर है, मेटा पर है, तो हम M प्रभाव की बात नहीं करेंगे। तो OCH3 मतलब OR समूह, ये कौन सा प्रभाव इसका देखेंगे, इसका -i प्रभाव देखेंगे किस पर, मेटा पर। NO2 जो है वो OH के लिए कौन सी स्थिति पर है, पैरा पर, तो पैरा पर M प्रभाव की हम बात कर सकते हैं। NO2 का कौन सा M प्रभाव, NO2 का -m प्रभाव। इसके बाद यदि बात करें CH3 OH के लिए कौन सी स्थिति पर है, पैरा स्थिति पर है, तो पैरा स्थिति पर इसका H प्रभाव लिया जा सकता है मेथिल का। तो H प्रभाव जो है वो कौन सा H प्रभाव दर्शाता है, ये +H प्रभाव दर्शाता है। इसके बाद बात करें हेलोजन, तो हेलोजन के लिए कौन सा प्रभाव लेंगे आप, -i प्रभाव लेंगे, क्योंकि यही प्रभावी ज्यादा होता है हेलोजन के लिए। तो जैसे ही आपने प्रभाव लगाए इसके बाद आप इस क्रम पे आए तो -m जहां लग रहा है उसका अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो चारों में -m किधर लग रहा है, B वाले में क्या लग रहा है, -m। तो हम बोल सकते हैं कि B का अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो A वाले में -i और D वाले में भी क्या लग रहा है, -i। तो -m के बाद -h तो है नहीं, क्या आएगा, -i वाला यौगिक आएगा। तो A में और D में दोनों में -i है। तो अब हम बात करेंगे किसका -i ज्यादा, किसका कम। तो जो हेलोजन होते हैं उनका -i क्या होता है, ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, OCH3 मतलब OR की तुलना में इसका क्रम होता है -i के क्रम में इसको बताया था। किसको, एक तो OCH3 को और दूसरा हेलोजन को। तो D वाले में क्योंकि -i ज्यादा है, -i यदि ज्यादा होगा तो अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि D का अम्लीय सामर्थ्य किससे अधिक होगा, A से अधिक होगा। तो B के बाद कौन आएगा, D के बाद कौन आएगा, A आ जाएगा। इसके बाद क्योंकि इसमें +H लग रहा है तो +H वाले का अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है, कम होता है माइनस वालों की तुलना में। तो जो C है वो अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, समूहों का प्रभाव लगाना है और उसके बाद आपको इस क्रम के अनुसार आंसर देना है। तो ये किसका क्रम आ गया, हम बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर Ka का क्रम ये होता है। और यदि pKa पूछा जाए तो इसी क्रम को आपको क्या करना है, उल्टा करना होता है। ये जो यौगिक हैं इनको हमने शॉर्ट में ऐसे भी लिख रखा है, MOCH3 C6H4 OH। तो C6H4 बेंजीन वाले और उसके ऊपर OH, और MOCH3 का मतलब OCH3 OH के कौन सी स्थिति पर है, मेटा स्थिति पर है। तो ऐसे ही कुछ इन यौगिकों को भी हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। O का मतलब ऑर्थो, M का मतलब मेटा, P का मतलब पैरा, यह आपको पता होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं अम्लीय सामर्थ्य में। तो यहाँ पे फिर से अगर आप देखें A, B, C और D, तो ये चारों के चारों यौगिक एक ही टाइप के हैं, बेंजीन के ऊपर OH मतलब फिनॉल वाले। तो जब चारों यौगिक एक ही टाइप के हों तो जो समूह लगे हुए हैं NO2, यहाँ पे OCH3, CN और यहाँ पे OCH3, इनका हमें क्या देखना है, इनका हमें प्रभाव देखना है। तो यहाँ पे NO2 की यदि हम बात करें तो OH के लिए NO2 कौन सी स्थिति पर है, मेटा स्थिति पर है। तो क्या हम मेटा स्थिति पे NO2 के M प्रभाव की यहाँ बात कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल
नहीं कर सकते, क्योंकि इसका M प्रभाव जो है कभी OH तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि OH जो है इसके कहां पर है, मेटा पर स्थित है। NO2 के मेटा पर क्या है, OH। तो हम इसके कौन से प्रभाव की बात करेंगे, इसके M की बात नहीं करेंगे, NO2 का यहां क्या बात करेंगे, -I। इसके बाद बात करें OCH3OH के कौन सी स्थिति पर है, पैरा स्थिति पर। तो पैरा पर हम इसका M प्रभाव ले सकते हैं, और इसका कौन सा M प्रभाव, इसका +M प्रभाव की हम बात करेंगे। CN की बात करें तो CnOH के लिए कौन सी स्थिति पर है, पैरा स्थिति पर है, तो इसके भी M प्रभाव की हम बात कर सकते हैं। तो Cn का कौन सा M, Cn का लगेगा -M। इसके बाद बात करें OCH3 की, तो OCH3OH के कौन सी स्थिति पर है, मेटा स्थिति पर है, तो M प्रभाव की हम बात यहां पे नहीं करेंगे। तो OCH3 का यहां पे क्या लेंगे, -I। OCH3 मतलब OR समूह। तो OH के लिए आपको क्या देखना है, समूह की स्थिति देखनी है। यदि ऑर्थो हो या फिर पैरा हो तो आप M प्रभाव ले सकते हैं, यदि मेटा है तो आप सीधा क्या देखेंगे, I प्रभाव समूह का देखेंगे। तो हमने प्रभाव लगा दिए। अब मैं अम्लीय सामर्थ्य की यदि बात करूं तो जहां -M लग रहा होता है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो हम बोल सकते हैं कि C का अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा चारों में, क्योंकि C में क्या लगा, -M। इसके बाद हम बात करें A और D, इनमें क्या लग रहा है, -I। तो -M जो है वो सबसे अधिक अम्लीय है। फिर उसके बाद कौन आते हैं, -I आते हैं, क्रम के अनुसार जो पहले बताया था। तो फिर A और D जो है वो बीच में आ जाएंगे ऐसे -I वाले, और जहां +M लग रहा है वहां पर अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, सबसे कम होगा। तो B वाला जो है वो पीछे चल जाएगा। तो ये आया C, फिर AD और फिर B। तो यहां तक हम पहुंचे। अब हमारे पास A और D बचा, इसमें हमें तुलना करनी है कि कौन अधिक अम्लीय होगा। तो इसका भी -I और OCH3 का भी क्या लगता है, -I। तो क्रम के अनुसार NO2 का जो -I है ये क्या होता है, ज्यादा होता है, और OCH3 का जो -I है ये क्या होता है, कम होता है। तो -I यदि अधिक होगा तो फिर अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि -I के समानुपाती होता है क्या, अम्लीय सामर्थ्य। तो A और D में यदि बात करें तो कौन अधिक अम्लीय होगा, A वाला। तो फिर फाइनल ऑर्डर जो आएगा वो क्या आएगा, C, फिर A, फिर D और फिर B। तो ये हो गया C सबसे अधिक अम्लीय और B जो है वो सबसे कम अम्लीय होगा। तो ये अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर, या फिर आप इसको Ka का ऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो ये किसका ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ, या फिर इसको बोल सकते हो Ka। और यदि pKa का क्रम पूछा जाए तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। एक एग्जाम्पल और देखें तो यहां पे हमारे पास 4 यौगिक दे रखे हैं। ये है O क्रीसोल, ये M क्रीसोल और ये P क्रीसोल। ये इनके सामान्य नाम है, ये आपको पहले भी बताए थे, समावयवता के वक्त इनको बताया था। अब हम बात करें तो ये सारे के सारे यौगिक जो है फिर से एक टाइप के, एक टाइप के मतलब बेंजीन के ऊपर OH मतलब फिनोल वाले। तो ये जो समूह लगा हुआ है CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3, हमें इनका क्या देखना है, प्रभाव देखना है। तो ये जो एल्किल समूह है मेथिल वाला, यदि ये OH के ऑर्थो पर हो या फिर ये OH के पैरा पर हो तो हम H प्रभाव इसका ले सकते हैं। तो यहां पे CH3 का कौन सा H प्रभाव लगता है, +H, और पैरा स्थिति पर भी कौन सा H, +H हम ले सकते हैं। ऑर्थो और पैरा पे आप H प्रभाव ले सकते हैं। इसके बाद बात करें इस OH के लिए कौन सी स्थिति पर है, मेटा स्थिति पर है। तो मेटा पर हम इसके H प्रभाव की बात नहीं करेंगे, तो इसका कौन सा प्रभाव लेंगे, केवल +I। तो हमने प्रभाव निर्धारित कर लिए। इसके बाद अम्लीय सामर्थ्य की अगर बात करें तो +I और +H के कारण जो है वो अम्लीय सामर्थ्य घटता है। तो ये जो नो ग्रुप वाला केस है, ये कौन सा केस है, नो ग्रुप, बेंजीन वाले पर यहां पर कोई समूह नहीं है। तो नो ग्रुप वाला जो केस है ये क्या हो जाएगा, सबसे अधिक अम्लीय। उसके बाद जहां +I लग रहा है उसका अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है, +H वालों से क्या होता है, अधिक होता है। तो B आगे आ जाएगा। तो ये हो गया B। उसके बाद बात करें क्या बचेगा, A, C। तो D, B फिर AC। अब A और C में कैसे निर्धारित करें, +H जितना ऑर्थो पे होता है +H उतना ही क्या होता है, पैरा पे होता है। ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हम H से निर्धारित नहीं कर पा रहे, तो अब हम इसके कौन से प्रभाव को देखेंगे। जी हां, मेथिल जो है
वो प्लस आई प्रभाव भी दर्शा सकता है। तो जब आई प्रभाव की जरूरत पड़ी तब हम यहां पे आई प्रभाव ले रहे हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो प्लस आई जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि दूरी क्या है, कम है। जबकि यहां पे प्लस आई जो है वो क्या होगा, प्लस आई कम होगा, क्योंकि दूरी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब अम्लीय सामर्थ्य जो है प्लस आई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब प्लस आई यदि कम होगा तो अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा। तो ए और सी में यदि हम बात करें कौन अधिक अम्लीय होगा, तो हम बोल सकते हैं कि सी का अम्लीय सामर्थ्य जो है वो ए से अधिक होगा। तो फाइनल ऑर्डर जो आएगा वो क्या आएगा, डी, बी, फिर सी और फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो समूहों का प्रभाव आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो एक बार फिर से रिवाइज करें, कौन आई प्रभाव दर्शाता है और कौन एम प्रभाव दर्शाता है। ये वाला एग्जाम्पल देखें नेक्स्ट, अम्लीय सामर्थ्य में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल O पे NO2, मेटा नाइट्रोफिनॉल मेटा पे NO2 और पी नाइट्रोफिनॉल मतलब पैरा पे NO2 और आखिर में क्या है, फिनॉल। इन चारों के अम्लीय सामर्थ्य का क्रम हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें NO2 का क्या लगेगा, NO2 का लगेगा -M ऑर्थो पे। यहाँ पे NO2 जो है वो मेटा पे है OH के लिए, तो इसका -I हम लेंगे, M की बात हम नहीं करेंगे। और यहाँ पे NO2 जो है वो पैरा स्थिति पर है, तो पैरा स्थिति पर भी हम M ले सकते हैं। तो कौन सा M, -M। तो -M A में लग रहा है और C में लग रहा है। -M के कारण अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि A और C का जो है वो अम्लीय सामर्थ्य B और D की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। अब हम बात करें A और C में, तो फिर A और C में ऑर्थो और पैरा पे M प्रभाव क्या लगता है, बराबर। तो फिर किसकी मदद लेंगे हम, I प्रभाव की। तो यहाँ पे ऑर्थो पे NO2 का -I क्या बोलेंगे हम, ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि दूरी क्या है, कम है। जबकि यहाँ पे दूरी ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि इसका -I जो है वो क्या होगा, इसका -I कम देखने को मिलेगा। तो -I के आधार पे A का जो अम्लीय सामर्थ्य है वो C से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो A ग्रेटर देन C होना चाहिए, क्योंकि -I इसमें ज्यादा है तो अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा, और C में कम है तो अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होगा, कम होगा। उसके बाद यहाँ पे -I है और यहाँ पे क्या है, नो ग्रुप। तो यहाँ पे -I के कारण B का अम्लीय सामर्थ्य D से क्या होता है, अधिक होता है। तो फिर B जो है वो D से क्या आना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो ये जो ऑर्डर है ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ऐसा हम सोचते हैं, पर एक्चुअल में जो क्रम आता है वो क्या आता है, C का अम्लीय सामर्थ्य A से अधिक होता है और B और D जो है वो पीछे ही आते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि A और C का जो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम था, जैसा हमने सोचा था उसके बिल्कुल उलट जो है वो क्रम देखने को मिलता है। एक्चुअल में जो ऑर्डर आता है वो ये वाला आता है, मतलब ये वाला ऑर्डर सही है। तो ऐसा क्यों हो गया कि A का अम्लीय सामर्थ्य घट गया और C का क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका यहाँ पे कारण लिख रखा है, ये ध्यान रखना है कि O नाइट्रोफिनॉल में अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यह P नाइट्रोफिनॉल की तुलना में क्या होता है, कम अम्लीय होता है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या मिलती है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। अंतः आणविक का मतलब एक ही अणु के अंदर। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये O नाइट्रोफिनॉल बना रखा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहां पे इसका हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उपस्थित, इनके बीच में आकर्षण देखने को मिलता है। तो यहां पे H और N के बीच में ये जो आकर्षण है इसी को क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसको बोलते हैं अंतः आणविक, मतलब अणु के अंदर ही। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन यहां से निकल भी गया H+ के रूप में, तो वो उसी अणु के अंदर यहां पर चला जाता है। इसका मतलब माध्यम में जाने की प्रवृत्ति उसकी क्या होती है, थोड़ी कम देखने को मिलती है। इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो पैरा वाले की तुलना में क्या होता है, कम अम्लीय होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H निकलने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए क्रम में A जो है वो C से क्या आया, पीछे आया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक पॉइंट ये भी है, ये भी ध्यान रखेंगे, P नाइट्रोफिनॉल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका क्वथनांक O नाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? अंतराण्विक। अंतराण्विक मतलब दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसका असर किस पे पड़ता है? क्वथनांक पर पड़ता है। तो ये एक अणु है पैरा नाइट्रोफिनॉल का, ये दूसरा अणु है पैरा नाइट्रोफिनॉल का। इन दोनों के बीच में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इस H बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण इसका क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। क्योंकि क्वथनांक के लिए आपको क्या करना पड़ता है? दो अणुओं को एक दूसरे से अलग करना पड़ता है। तो पैरा के जो दो अणु हैं वो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, उनको अलग करने के लिए ऊर्जा ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो क्वथनांक है वो ऑर्थो वाले की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। और इसका कारण क्या होता है? अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके अंदर? पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अम्लीय सामर्थ्य किसका अधिक होता है? पैरा वाले का ही। और क्वथनांक भी किसका अधिक होता है? पैरा वाले का ही अधिक होता है। दोनों में कारण अलग अलग होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक ये अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है जो कि आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो यहां से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो RSO3H सल्फोनिक एसिड का H3O+ से अधिक, फिर पिक्रिक एसिड, फिर स्क्वेरिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर H2CO3। H2CO3 को क्या बोलते हैं? H2CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। फिर उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर HCN, फिर NH4+, फिर फिनॉल, फिर H2O एल्कोहल, फिर एसिटिलीन, फिर उसके बाद क्या आएगा? अमोनिया, और फिर क्या आएगा? CH4। तो ये कुछ यौगिक हैं, इनके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। यहां से आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके बाद कुछ को और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या होगा, यह हमें बताना है। तो यहां पे हमें एक यौगिक दे रखा है, इसके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम हमें बताना है। इसके अम्लीय सामर्थ्य का मतलब यहां पे तीन हाइड्रोजन है, H1, H2 और H3 यौगिक में उपस्थित, इनके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे? जो हाइड्रोजन है वो एक एक करके निकलेंगे H+ के रूप में, और उनका क्या बनेगा? संयुग्मी क्षार। तो H+ निकालने के बाद जो संयुग्मी क्षार बनेगा वो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे यदि आप देखें तो यदि H1 को निकाला, H1 को माइनस किया किसके रूप में? प्लस के रूप, माइनस किया H1 प्लस के रूप में, तो फिर क्या बनेगा? संयुग्मी क्षार ये वाला बन जाएगा। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? ऋणायन आ जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें दूसरे केस की, तो यहां से हमने क्या निकाला? माइनस किया H2+, H+ के रूप में निकलता है। तो यहां से हमने ये हाइड्रोजन निकाला, तो ये बनेगा संयुग्मी क्षार। इसके बाद यदि हम बात करें तीसरे केस की, तो तीसरे केस में हमने यहाँ पे क्या माइनस किया, क्या निकाला? H3+। मतलब ये तीसरा वाला हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में हमने यहां से निकाल दिया। तो H निकालने के बाद हमने यहाँ पे तीनों के क्या बना दिए? संयुग्मी क्षार हमने बना दिए। अब इन संयुग्मी क्षार के स्थायित्व को हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेगेटिव इधर से इधर जाएगा, पाई इधर से इधर जाएगा। मतलब यहाँ पे अनुनाद आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? रेजोनेंस यहाँ पर होगा। इसके बाद दूसरे संयुग्मी क्षार की यदि हम बात करें तो नेगेटिव इधर से इधर गया, पाई इधर से इधर गया, या फिर ये नेगेटिव इधर से इधर भी जा सकता है, पाई इधर से इधर भी जा सकता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों तरफ अनुनाद कर सकता है। इसका मतलब यहां पर जो रेजोनेंस होगा, यहां पर रेजोनेंस क्या होगा? ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। रेजोनेंस यहाँ पे ज्यादा होगा पहले की तुलना में, क्योंकि यहाँ एक ही पाई के साथ रेजोनेंस, जबकि यहाँ पे दोनों पाई बंद के साथ क्या होगा? रेजोनेंस, अनुनाद होगा। इसके बाद यदि यहाँ पे बात करें तो नेगेटिव इधर से इधर गया, पाई इधर से इधर गया। इसका मतलब यहाँ पे भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि तीनों में सबसे अधिक अनुनाद किसमें है, तो आप बोलेंगे दूसरे वाले में जो अनुनाद है वो सबसे अधिक है। तो ये क्या हो गया? सबसे अधिक, ये क्या हो गया? सबसे अधिक क्या हो गया? स्थायी हो गया, क्योंकि इसमें अनुनाद सबसे अधिक मिला। तो सबसे अधिक संयुग्मी क्षार कौन स्थायी हो गया? जो H2 को निकालने के बाद संयुग्मी क्षार बना वो सबसे अधिक स्थायी हो गया। और संयुग्मी क्षार यदि अधिक स्थायी होगा तो अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि H2 का जो अम्लीय सामर्थ्य है
वो सबसे क्या होगा, अधिक होगा। अब A में भी अनुनाद 1π1 के साथ है और इसमें पहले वाले में अनुनाद 1π1 के साथ है, इसमें भी अनुनाद 1π1 के साथ है। तो किसमें अधिक होगा, तो बराबर ही है। तो फिर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे CH3 जो है लगा हुआ है। CH3 का यहाँ पर कार्ब ऋणायन के ऊपर कौन सा प्रभाव लगेगा, प्लस आई के कारण इसका जो स्थायित्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि इस कार्ब ऋणायन पे कोई भी प्लस आई समूह जुड़ा हुआ नहीं है। तो फिर हम बात करें H1 का जो अम्लीय सामर्थ्य होगा वो किससे अधिक होगा, H3 से, क्योंकि इसका संयुग्मी क्षार जो है वो क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। तो हम बोल सकते हैं H2 के बाद कौन आएगा, H1, और फिर कौन आएगा, H3। तो ये अम्लीय सामर्थ्य का क्या हो गया, क्रम हो गया। तो यदि एक ही यौगिक में अलग अलग हाइड्रोजन के अम्लीय सामर्थ्य का क्रम पूछा जाए तो आप हाइड्रोजन निकालेंगे और क्या बना के देखेंगे, संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार जिसका स्थायी ज्यादा होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां पे हमने एक पॉइंट लिख रखा है, CH2 से यदि -M समूह जुड़े हुए हों दो, तो ऐसा जो CH2 समूह है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप मतलब वो H+ फटाफट दे देगा। तो यहाँ पे जो ये C डबल बॉन्ड O है और ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये -M के कारण अपनी तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे। इसलिए ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कैसा हाइड्रोजन कहलाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर कहलाता है। -M समूह ये कैसे होंगे, जैसे ही आपने यहाँ पे H निकाला तो नेगेटिव, इसकी तरफ भी अनुनाद कर सकता है, इसकी तरफ भी, मतलब ये अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इसलिए इसको हमने क्या बोला, CH2 से 2 -M समूह जुड़े हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये देखें, अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहां पे अगर हम देखें तो चारों यौगिक एक टाइप के नहीं है। ऊपर से देखें, एक टाइप का मतलब यहां से देखें, बेंजीन के ऊपर COOH, यहां भी बेंजीन के ऊपर COOH, तो ये दोनों यौगिक किस टाइप के हैं, बेंजोइक एसिड। और इसमें अगर हम बात करें, बेंजीन के ऊपर OH मतलब फिनॉल, और यहां भी बेंजीन के ऊपर OH मतलब फिनॉल। तो ये दोनों यौगिक जो है वो किस टाइप के हैं, ये दोनों यौगिक जो है वो फिनॉल वाले हैं। तो जो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताया था जिसमें बहुत सारे यौगिक आए थे, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अम्लीय सामर्थ्य है वो फिनॉल वालों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि बेंजोइक एसिड जो है, बेंजोइक एसिड, इनका अम्लीय सामर्थ्य किससे अधिक होगा, फिनॉल वालों से क्या होगा, अधिक होगा, फिनॉल्स से अधिक होगा। तो ये दोनों बेंजोइक एसिड वाले और ये दोनों फिनॉल वाले, बेंजोइक एसिड वालों का अम्लीय सामर्थ्य फिनॉल वालों से क्या होगा, अधिक देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड में, तो ये दोनों एक ही टाइप के हो गए। तो अब यहां जो समूह लगे हुए उनका प्रभाव देखें, OCH3 और CH3। तो OCH3 का M प्रभाव हम ले सकते हैं कि नहीं, तो COOH के लिए पैरा स्थिति पर है तो इसका M प्रभाव ले सकते हैं। तो OCH3 का कौन सा M, +M। उसके बाद COOH के लिए पैरा स्थिति पर कौन है, CH3 मतलब एल्किल समूह। एल्किल समूह का H प्रभाव लगता है, लेकिन क्या यहाँ पे H प्रभाव ले सकते हैं, तो यहाँ पे स्थिति CH3 की क्या है, पैरा है, तो H प्रभाव ले सकते हैं। तो CH3 का कौन सा प्रभाव, H प्रभाव लगेगा। ऑर्थो और पैरा पे यदि एल्किल समूह हो तो उसका H प्रभाव ले सकते हैं। तो यहां पे +M, यहां पे क्या लग रहा है, +H लग रहा है। तो A और B में यदि मैं बात करूं किसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा, तो आप क्या बोलेंगे, +H जहां लग रहा है उसका अम्लीय सामर्थ्य +M से क्या होता है, अधिक होता है, जो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम आपको बताया था। तो हम बोल सकते हैं कि B का अम्लीय सामर्थ्य किससे अधिक होगा, A से अधिक होगा। और B और A आगे क्यों आएंगे, क्योंकि ये दोनों बेंजोइक एसिड फिनॉल वालों से अधिक अम्लीय होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे C में क्या है, CH3, तो जैसे B में CH3 का +H, यहां भी क्या लगेगा, +H। इसके बाद बात करें D में NO2, NO2 पैरा स्थिति पर है, तो पैरा स्थिति पर इसका M लग जाएगा। तो कौन सा M लेंगे हम, -M यहां पर हम लेते हैं। तो यहां पे +H है, यहां पे -M है, तो बताइए किसका अम्लीय सामर्थ्य अधिक होगा। तो जो -M है उसका अम्लीय सामर्थ्य +H वाले से क्या होता है, अधिक होता है। तो हम बोल सकते हैं कि D जो है
वो क्रम में आगे आएगा और फिर C जो है वो पीछे चल जाएगा। तो यहां पे एक जो गलती कर देते हैं वो क्या कर देते हैं, यहां पे हम सीधा क्या करते हैं, देखते हैं NO2 का क्या लग रहा है -M, और उसको सबसे अधिक अम्लीय बोल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप ऊपर देखें, ऊपर जो समूह है वो समान है कि नहीं। तो ये बेंजोइक एसिड थे तो इनको हमने आगे रखा, और ये जो फिनॉल थे इनको हमने कहां रखा, पीछे रखा। फिर इन दोनों में तुलना करें और फिर इन दोनों में तुलना करें, फिर आपको फाइनल आंसर ऐसे देना है। तो जल्दबाजी में आपको नीचे जो समूह लगे हुए हैं उनको नहीं देखना है। जब सारे यौगिक एक ही टाइप के हों तब आपको नीचे वाले समूहों का प्रभाव देखना है, यह बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें, यदि बेंजोइक अम्ल की पैरा स्थिति पर X प्रतिस्थापी बंधित होने पर pKa का मान बढ़ता है तो X इनमें से क्या होगा। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOH, इसके पैरा स्थिति पर क्या लगा हुआ है, एक समूह लगा हुआ है X। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि pKa जो है वो बढ़ता है, मतलब pKa जो है वो बढ़ रहा है। तो यदि pKa बढ़ रहा है तो अम्लीय सामर्थ्य मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ अम्लीय सामर्थ्य pKa के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। अब एसिडिक स्ट्रेंथ यदि कम हो रही है इसका मतलब क्या होगा, कौन सा समूह होना चाहिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अम्लीय सामर्थ्य आपको क्या बताया था, माइनस वाले समूहों के समानुपाती होती है और प्लस वाले समूहों के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यदि एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है इसका मतलब कौन से समूह उपस्थित होंगे, +M या फिर +H हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, +I समूह उपस्थित हो सकता है, क्योंकि प्लस वाले समूहों के कारण ही एसिडिक स्ट्रेंथ अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है, घटता है। तो यदि अब इस चारों ऑप्शन में हम बात करें तो COOH जो है वो कैसा समूह होता है, -M वाला। NO2 भी कौन सा समूह होता है, -M वाला। CN की अगर हम बात करें तो ये कौन सा समूह होता है, -M वाला। OCH3 की अगर हम बात करें OR की तो ये कौन सा समूह होता है, +M वाला। तो यदि चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन पूछा जाए तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। इसका मतलब OCH3 को यदि हम पैरा स्थिति पर यहां पर लगा दें तो फिर इसका जो अम्लीय सामर्थ्य है वो कम होगा और इसकी जो pKa की वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जैसा हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि pKa क्या होता है, बढ़ता है। तो कब बढ़ेगा pKa, जब यहां पे आप +M समूह जो है वो लगा देंगे तो pKa क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अम्लीय सामर्थ्य घटता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां पे और देखें, साइक्लोपेंटाडाइन में sp3 कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन जो है वो किस रूप में आसानी से निकल सकती है, ये हमें बताना है। तो यहां पे हमने एक यौगिक बना रखा है, ये यौगिक क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइन। अब साइक्लोपेंटाडाइन में ये जो sp3 कार्बन है यहां पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है ये जो हाइड्रोजन है वो किस रूप में बाहर निकल सकता है आसानी से। तो हम यहां पे 2 केस की बात करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, रिमूव H+, मतलब इस हाइड्रोजन को मैं किस रूप में रिमूव कर रहा हूं, हटा रहा हूं, H+ के रूप में हटा रहा हूं। H+ को क्या बोलते हैं, H+ को बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो इस हाइड्रोजन को हम किस रूप में बाहर निकाल रहे हैं, प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल रहे हैं। तो H+ के रूप में जब आप हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, संयुग्मी क्षार मिलेगा, जिसमें कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो जब इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में आप बाहर निकालेंगे तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। इसके बाद बात करें दूसरा केस, रिमूव H-, मतलब इस हाइड्रोजन को अब मैं किस रूप में निकाल रहा हूं, H- के रूप में निकाल रहा हूं। H- क्या होता है, H- को बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। तो जब H+ के रूप में निकाला तो नेगेटिव चार्ज बना। जब H- के रूप में अगर हम इसको निकालेंगे तो H- के रूप में निकालने के बाद यहां पे कौन सा चार्ज बनता है, यहां पे बनता है पॉजिटिव चार्ज। तो अब इन दोनों में से कौन सी संभावना सही है, H+ के रूप में निकलेगा या फिर H- के रूप में निकलेगा, कैसे पता चलेगा। तो इन दोनों के स्थायित्व से पता
हमें चलेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो बना ऋण आयन, ये क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक कैसे? 1 2 3 4 और नेगेटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन के चक्रीय अनुनाद के कारण ये क्या होता है? एरोमेटिक होता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है एंटी एरोमेटिक। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कैसे? 1 2 3 और यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रीय अनुनाद के कारण ये क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होता है। अब अगर मैं बात करूं कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से कौन ज्यादा स्थायी होता है, तो एरोमेटिक का जो स्थायित्व है वो एंटी एरोमेटिक से क्या होता है? ज्यादा होता है। मतलब ये स्थायी है, ये अधिक स्थायी है। एंटी एरोमेटिक क्या होता है? कम स्थायी होता है सबसे। तो एरोमेटिक का स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, क्योंकि बाद में जो यौगिक बाद में जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? स्थायी बन रहा है। ये जो है कभी भी एंटी एरोमेटिक की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक अस्थायी होता है। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो हम ये बोल सकते हैं कि साइक्लोपेंटाडाइन में sp3 कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन मतलब H+ रूप में आसानी से निकल सकती है, क्योंकि H+ के रूप में निकलने के बाद क्या मिल रहा है? स्थायित्व प्राप्त हो रहा है। तो H+ के रूप में यदि ये हाइड्रोजन निकल रहा है तो जो H+ देता है उसको हम क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। तो साइक्लोपेंटाडाइन आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? अम्लीय प्रवृत्ति होती है। ये बहुत ज्यादा अम्लीय देखने को मिलता है, क्योंकि इसका संयुग्मी क्षार जो बनता है वो क्या बन जाता है? एरोमेटिक बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला एग्जाम्पल देखें, CHCl3 और CHF3, इन दोनों में से कौन अधिक अम्लीय होगा? तो दोनों में ये जो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है ये H+ के रूप में हमने निकाल दिया और क्या बना दिया? संयुग्मी क्षार। अब आपको पहले बताया था कि Cl के पास क्या होता है? रिक्त D कक्षक होता है 3D, जबकि फ्लोरीन के पास ऐसा कोई रिक्त D कक्षक नहीं होता है। तो यहां पर D कक्षक जो है वो क्या है? अनुपस्थित है, D कक्षक नहीं है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो D कक्षक में जाकर अनुनाद कर सकते हैं। तो ये D कक्षक अनुनाद के कारण, यहां पे क्या लग रहा है? D कक्षक अनुनाद के कारण जो है ये क्या हो जाता है? D कक्षक अनुनाद देखने को मिलेगा। D कक्षक अनुनाद के कारण ये क्या हो जाता है? ज्यादा स्थायी हो जाता है, ज्यादा स्थायी। तो CHCl3 और CHF3 में से अगर हम बात करें तो CHCl3 का जो संयुग्मी क्षार है वो D कक्षक अनुनाद के कारण क्या हो जाता है? स्थायी। इसलिए CHCl3 का जो अम्लीय सामर्थ्य है वो CHF3 से क्या होता है? अधिक होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अम्लीय सामर्थ्य में इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल केस की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो प्रभाव। ऑर्थो प्रभाव हम किस में बात कर रहे हैं? इन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में लगने वाले ऑर्थो प्रभाव का क्या मतलब है ये हम जानेंगे। तो ऑर्थो प्रभाव के अनुसार क्या होता है? ऑर्थो प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल से और उसी के मेटा और पैरा प्रतिस्थापी बेंजोइक अम्ल से क्या होते हैं? ज्यादा अम्लीय होते हैं। तो ये जो है ये हम जानते हैं कि बेंजोइक अम्ल है, ये ऑर्थो वाले पे कोई समूह लगा हुआ है G, ये ऑर्थो प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल, और पैरा पे कोई समूह लगा हुआ है G, तो पैरा वाला बेंजोइक अम्ल, और ये मेटा पे कोई समूह लगा हुआ है G, ये मेटा वाला बेंजोइक अम्ल। तो हमने क्या बोला इस स्टेटमेंट के अनुसार? ये जो ऑर्थो वाला बेंजोइक एसिड है ये बेंजोइक एसिड से और पैरा वाले बेंजोइक एसिड से और मेटा वाले बेंजोइक एसिड से क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है, मतलब सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो ऑर्थो पे यदि समूह लगा दिया जाए तो बेंजोइक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। अब क्यों बढ़ जाता है इसको हम आगे जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ऑर्थो इफेक्ट किसके कारण? SIR के कारण। तो सबसे पहले यहां पे देखें SIR का मतलब क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक का मतलब क्या होता है? समूह का आकार। इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? रुकावट। और किसमें? रेजोनेंस मतलब अनुनाद।
तो किसी समूह के आकार के कारण अनुनाद में क्या आ जाए, रुकावट आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, SIR बोलते हैं। तो अनुनाद में रुकावट कैसे आएगी और अम्लीय सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा, इसको हम देखते हैं। तो यहां पे देखें, ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड में यहां पे ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर। तो लोन पेयर इधर से इधर गया, पाई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए। तो जैसे ही लोन पेयर अनुनाद करेगा तो जो अनुनादी संरचना बनेगी वो कुछ इस प्रकार, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो प्लस और पाई के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो क्या आ गया, माइनस। अब ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही प्लस आ जाएगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहां से हाइड्रोजन जो है वो आसानी से निकल जाना चाहिए। तो यदि ऑक्सीजन का लोन पेयर अनुनाद किया, ऑक्सीजन पे प्लस आया, तो वो हाइड्रोजन को आसानी से निकाल देना चाहिए। लेकिन यहां पे समस्या क्या है कि केवल ऑक्सीजन का लोन पेयर अनुनाद नहीं कर रहा। यहां पे अगर देखें तो पाई सिग्मा पाई, मतलब ये पाई के इलेक्ट्रॉन अनुनाद करके इधर से इधर आ सकते हैं और ये पाई के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जा सकते हैं। इसका मतलब बेंजीन का जो अनुनाद होगा वो ऑक्सीजन पर उपस्थित जो लोन पेयर का अनुनाद है उसको क्या करेगा, रोकेगा, जिसके कारण यहां पे जितना प्लस चाहिए उतना प्लस नहीं आ पाएगा और हाइड्रोजन निकालने में क्या आएगी, थोड़ी कठिनाई आएगी। तो यहां पे देखें, हमने लिख भी रखा है, बेंजीन का COOH की ओर जो अनुनाद होगा वो ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के अनुनाद को क्या करेगा, रोकेगा। क्योंकि लोन पेयर का अनुनाद इधर है तो बेंजीन वाले का अनुनाद इधर है, तो अनुनाद को रोकता है, जिसके कारण अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है, घटता है। क्योंकि ये अम्लीय कब होता है, जब ऑक्सीजन पे अच्छा खासा पॉजिटिव आता। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कब आएगा, जब लोन पेयर अनुनाद में जाएगा। लेकिन लोन पेयर के अनुनाद को कौन रोक रहा है, बेंजीन वाले का अनुनाद रोक रहा है, जिसके कारण अम्लीय सामर्थ्य जितना हम सोचते हैं उससे थोड़ा कम होता है। तो अब क्या किया जाए, अम्लीय सामर्थ्य कैसे बढ़ाया जाए। तो यहां पे दूसरा केस देखें, बेंजोइक एसिड में यहां पे हमने एक बड़ा समूह लगा दिया, G लगा दिया। G क्या क्या हो सकता है वो भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो COOH के ऑर्थो स्थिति पे हमने समूह लगा दिया G। इसके बाद आगे अगर बात करें तो लोन पेयर यदि अनुनाद में गया इधर से इधर, पाई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, तो अनुनादी संरचना जो है वो कुछ ये वाली बनेगी। अब यहां पे क्या देखने को मिलता है कि यहां से जो ये H है ये H+ के रूप में आसानी से निकल जाता है और यहाँ पे COO-, यहां से H+ निकल गया तो ये CO रह जाएगा और O-, तो ये क्या बनता है, संयुग्मी क्षार। तो यहाँ पे संयुग्मी क्षार जो है वो आसानी से बन जाता है और इसका जो है ऑर्थो वाले बेंजोइक एसिड का अम्लीय सामर्थ्य बेंजोइक एसिड से क्या होता है, अधिक होता है। तो अम्लीय सामर्थ्य क्यों बढ़ गया, H आसानी से अब कैसे निकल गया, तो इसका कारण क्या है, यहाँ पे देखें। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलता है, प्रतिकर्षण। इसको बोलते हैं त्रिविम प्रतिकर्षण, मतलब समूह के आकार के कारण। तो COOH का जो आकार है वो बड़ा होता है और यहाँ पे G भी जो है वो कोई बड़ा समूह होता है। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण जो COOH है, ये जो COOH समूह है ये अपना तल क्या करता है, बदल देता है। तो बेंजीन वाले और COOH जो है वो समान तल में नहीं रह पाते हैं और यदि समतलीय नहीं है, परमाणु एक तल में नहीं है, तो आपको बताया था कि अनुनाद देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे COOH जो है वो अपना तल घूम के क्या करता है, बदल देता है, जिसके कारण बेंजीन का COOH की ओर अनुनाद, मतलब ये वाला जो अनुनाद है पाई सिग्मा पाई, ये अनुनाद जो है वो क्या होता है, लगभग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बेंजीन की ओर अनुनाद जो है, बेंजीन का COOH की जो अनुनाद है वो क्या होता है, लगभग समाप्त हो जाता है। इसका मतलब अगर ये पाई बंध का इलेक्ट्रॉन का अनुनाद इस पाई के साथ यदि नहीं होगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अच्छी तरह से अनुनाद करता रहेगा, ऑक्सीजन पे प्लस आता रहेगा और वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के उसको बाहर आसानी से निकाल देगा। इसका मतलब यहां पर अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो प्रभाव। और किसकी वजह से हुआ, SIR प्रभाव की वजह से। क्योंकि बड़ा समूह जैसे ही हमने लगाया तो ये जो बेंजीन का अनुनाद था बाहर की तरफ COOH की तरफ, उसमें क्या आई, रुकावट आई, जिसके कारण अम्लीय सामर्थ्य क्या हो गया, बढ़ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, SIR इफेक्ट बोलते हैं। तो ऑर्थो वाले बेंजोइक एसिड जो है वो बेंजोइक एसिड या फिर मेटा और पैरा वालों से क्या होते हैं, अधिक अम्लीय होते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम बेंजोइक एसिड के ऑर्थो प्रभाव को समझते हैं।
कैसे ऑर्थो वाला बेंजोइक एसिड अम्लीय ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो NO2 जो है, अच्छा इससे पहले बात करें, जो G समूह बताया था वो क्या क्या हो सकता है ये भी आप लिख लें। NO2 हो सकता है, या फिर OR हो सकता है, या फिर एल्किल समूह हो सकता है। NO2 OR या फिर R एल्किल समूह आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे NO2 लगाया तो NO2 इसके ऑर्थो पे है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट के कारण सबसे अधिक अम्लीय कौन हो जाएगा, सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा A। कौन? A। इसके बाद बाकी की तुलना जैसे हम अम्लीय सामर्थ्य में पहले करे थे वैसे ही करेंगे। तो COOH के लिए NO2 कौन सी स्थिति पर है, मेटा पे, तो मेटा पे क्या लगेगा इसका, -I प्रभाव लगेगा। ये जो NO2 है COOH के लिए कौन सी स्थिति पर है, पैरा पर है, तो पैरा पर NO2 का क्या ले सकते हैं, -M लग जाएगा। और यहां पे अगर हम बात करें नो ग्रुप की, तो -M के कारण अम्लीय सामर्थ्य -I की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि C का अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, B से अधिक होगा। और फिर लास्ट में कौन जाएगा, नो ग्रुप। तो देखिए CBD का जो क्रम है वो तो वैसा ही है जैसा हम पहले करते आए हैं। यहाँ पे आपको एक विशेष ध्यान रखना है, ऑर्थो पे यदि NO2 समूह आ जाए बेंजोइक एसिड के, तो उसका अम्लीय सामर्थ्य जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फाइनल ऑर्डर A, फिर C -M वाला, फिर -I वाला, और फिर नो ग्रुप। ये अम्लीय सामर्थ्य का जो क्रम था उसमें हमने देखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये यौगिक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एल्किल समूह लगा हुआ है CH3 ऑर्थो स्थिति पे, तो यहाँ पे कौन सा प्रभाव देखने को मिलेगा, ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलेगा। कौन सा प्रभाव, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट के कारण इसका जो अम्लीय सामर्थ्य है वो इन चारों में क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। किसके कारण, A सबसे अधिक अम्लीय है, ऑर्थो इफेक्ट। इसके बाद यदि बात करें COOH के लिए कौन सी स्थिति पर है, मेटा स्थिति पर, तो मेटा स्थिति पर H प्रभाव की हम बात नहीं करेंगे। तो इस मेथिल के लिए कौन सा प्रभाव हम लेंगे, +I प्रभाव लेंगे। इसके बाद बात करें ये CH3 COOH के लिए कौन सी स्थिति पर है, पैरा स्थिति पर है, तो पैरा स्थिति पर H प्रभाव मेथिल का लग जाएगा। कौन सा H प्रभाव लगता है मेथिल का, +H प्रभाव। इसके बाद यहां पे बात करें नो ग्रुप, तो जो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम लिखाया था उसमें नो ग्रुप वाला जो है वो +I और +H वालों से क्या होता है, अधिक अम्लीय। तो हम बोल सकते हैं कि D का अम्लीय सामर्थ्य जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। अब जहां +I लग रहा है उसका अम्लीय सामर्थ्य +H वाले से क्या होता है, अधिक होता है। तो फिर क्या आ जाएगा, B, और फिर कौन आ जाएगा, C आ जाएगा। तो DBC ये जो क्रम है उसके अनुसार जो पहले बताया था अम्लीय सामर्थ्य में, बस एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि A जो है वो ऑर्थो इफेक्ट के कारण क्या हो गया, सबसे अधिक अम्लीय हो गया। तो आपको ऑर्थो प्रभाव सोचना है, कब सोचना है, जब ऑर्थो पे समूह आ जाए, जैसे NO2 आ जाए, OR मतलब ईथर वाला आ जाए, या फिर एल्किल समूह आ जाए, ये समूह आ जाए, तो उसको बेंजोइक एसिड को, ऐसे बेंजोइक एसिड को क्रम में क्या कर लेंगे, आप सबसे आगे रख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के अनुप्रयोग में हम अगला अनुप्रयोग देखते हैं, क्षारीय सामर्थ्य, जिसको बेसिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो क्षार क्या होता है, ये प्रेरणिक प्रभाव में भी बताया था। वे स्पीशीज जो H+ को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो जो H+ को इलेक्ट्रॉन दे, जैसे कि लोन पेयर अगर कोई देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो क्षारीय सामर्थ्य जो है किसके समानुपाती होता है, संयुग्मी अम्ल के स्थायित्व के। संयुग्मी अम्ल कैसे बनेगा, जब H+ ग्रहण किया जाएगा। तो संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व जितना अधिक होगा क्षारीय सामर्थ्य उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, क्षारीय सामर्थ्य जो है लोन पेयर दान करने की प्रवृत्ति के भी क्या होता है, समानुपाती। मतलब जो लोन पेयर आसानी से दे देगा वो अच्छा क्षार होगा। इसके बाद बात करें समानुपाती Kb के, Kb की वैल्यू यदि अधिक हुई तो फिर क्षारीय सामर्थ्य भी अधिक होगा। Pkb के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब Pkb यदि अधिक हुआ तो फिर क्षारीय सामर्थ्य कम होगा। तो क्षारीय सामर्थ्य कैसे निकाला जाए, तो वो कैसे पता चलेगा, ये देखें। तो सामान्यतः यदि हम बात करें तो यदि हमारे पास दो यौगिक हैं, कैसे तुलना करें, तो लोन पेयर यदि लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, लोकलाइज्ड का मतलब होता है स्थानीयकृत। लोन पेयर लोकलाइज्ड मतलब स्थानीयकृत,
स्थानीयकृत या लोकलाइज को आप ये भी बोल सकते हैं कि वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा। तो यदि यौगिक में लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा तो वो उस यौगिक से अधिक अम्लीय होगा जिसमें लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। मतलब लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज का मतलब है विस्थानीकृत, विस्थानीकृत का मतलब यहां पे ये हो गया कि वो रेजोनेंस में जाएगा। तो यदि हमारे पास ऐसा कोई यौगिक है जिसमें लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा तो उसका क्षारीय सामर्थ्य उस यौगिक से अधिक होगा जिसमें लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्षारीय सामर्थ्य के क्वेश्चन में ध्यान रखें, क्या देखना है, लोन पेयर का रेजोनेंस देखना होता है। इसके बाद यदि हम बात करें, अगला फैक्टर जो आपको देखना है वो क्या देखना है, ईएन विद्युत ऋणात्मकता। तो क्षारीय सामर्थ्य इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ईएन यदि बढ़ेगा तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगा, कम होता है। इसके बाद बात करें ईएन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। तो प्रेरणिक प्रभाव के आपको बताया था क्षारीय सामर्थ्य क्या होता है, समानुपाती होता है प्लस आई के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, माइनस आई के। प्लस आई यदि ज्यादा होगा तो फिर क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होगा, माइनस आई यदि ज्यादा होगा तो क्षारीय सामर्थ्य कम देखने को मिलता है। तो इनको हम कैसे उपयोग में करेंगे, तो उसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे दो यौगिक दे रखे हैं, एक एनिलीन, और एनिलीन को हम एरिल एमीन भी बोलते हैं। एरिल एमीन सामान्यतः इसको बोला जाता है। एरिल एमीन का मतलब NH2 सीधा किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन से जुड़ा हुआ हो, तो सामान्यतः उसको क्या बोलेंगे, एरिल एमीन। दूसरा है एल्किल एमीन। एल्किल एमीन मतलब यहाँ पे एल्किल समूह है, जैसे मैथिल एथिल या कोई आ जाए। तो एरिल एमीन और एल्किल एमीन में से कौन अधिक क्षारीय होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो लोन पेयर, फिर यहाँ आएगा सिग्मा बंध, और फिर अंदर बेंजीन के क्या आएगा, पाई बंध। तो यहाँ लोन पेयर और पाई बंध के बीच में क्या होगा, अनुनाद होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं लोन पेयर, एलपी माने लोन पेयर रेजोनेंस की, तो लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, ठीक है। जबकि यहां पर अगर हम बात करें तो लोन पेयर यहाँ पे, ये जो लोन पेयर होगा नाइट्रोजन पे उपस्थित, यहां पर ये अनुनाद नहीं करेगा। तो आपको बताया था यदि लोन पेयर अनुनाद में जाएगा तो फिर उसका क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एल्किल एमीन जो है वो एरिल एमीन से क्या होता है, अधिक क्षारीय होते हैं। तो यदि लोन पेयर अनुनाद में नहीं जाता है तो उसका क्षारीय सामर्थ्य क्या होता है, अधिक होता है, दूसरे की तुलना में जहां पर लोन पेयर रेजोनेंस या अनुनाद में भाग लेता है। यह आपको ध्यान रखना है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल देखें। तीन यौगिक दे रखे हैं, इसको बोलते हैं वाइनिल एमीन, इसको क्या बोलते हैं, डाइफेनिल एमीन, क्योंकि कितने फेनिल हैं, 2। और इसकी अगर हम बात करें इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल एमीन। और ये जो फेनिल है, ये फेनिल को आप पीएच से भी बता सकते हैं। तो नाम भी आपको आने चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है वो नाम देके पूछ सकता है। अब इसमें अगर मैं तीनों में बात करूं, सबसे पहले आपको क्या देखना है, लोन पेयर का रेजोनेंस, लोन पेयर का अनुनाद किसमें हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। तो यहां पे यदि आप देखें तो लोन पेयर इधर से इधर जाएगा, पाई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, तो लोन पेयर पाई बंध के साथ यहां पे अनुनाद कर रहा है। इसमें अगर हम बात करें, देखें यहां पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर बेंजीन के पाई बंध के साथ अनुनाद कर सकता है। लोन पेयर इधर भी जा सकता है, लोन पेयर इधर भी जा सकता है। इसका मतलब यहां पर लोन पेयर बेंजीन के पाई बंध के साथ अनुनाद कर सकता है, मतलब लोन पेयर का रेजोनेंस यहां पर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां पे बात करें तो लोन पेयर है, फिर इसके बाद यहां पे एक सिग्मा बंध आएगा, फिर यहां पे एक और सिग्मा बंध, फिर अंदर आएगा पाई बंध। तो इसका मतलब 2 सिग्मा बंध आ गए, तो यहां पे संयुग्म बंध की स्थिति नहीं है, तो यहां पर लोन पेयर का रेजोनेंस देखने को नहीं मिलता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, तो सबसे अधिक क्षारीय, जैसे मान लें इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, और इसको बोल देते हैं सी। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, जिसमें लोन पेयर अनुनाद में नहीं भाग ले रहा है, उसका क्षारीय सामर्थ्य क्या होगा, अधिक होगा। तो सी का हम बोल सकते हैं क्षारीय सामर्थ्य सबसे अधिक होगा। इसके बाद बात करें, इसमें भी लोन पेयर अनुनाद में जा रहा है, इसमें भी लोन पेयर दोनों तरफ अनुनाद में जा रहा है, तो फिर किसमें अनुनाद लोन पेयर का अधिक होगा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि रेजोनेंस जो है वो दोनों तरफ, दोनों बेंजीन वाले के अंदर हो सकता है,
तो यहाँ रेजोनेंस जो है वो बहुत क्या है, अधिक देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर रेजोनेंस जो है, रेजो मतलब अनुनाद, यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो कम देखने को मिलेगा, केवल यहां से लेकर यहां तक। तो यदि लोन पेयर का अनुनाद यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हो रहा है तो इसका जो क्षारीय सामर्थ्य है वो इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर सी के बाद कौन आएगा क्षारीय सामर्थ्य के क्रम में, ए, फिर कौन आएगा, बी आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखें लोन पेयर किसमें अनुनाद में जा रहा है, किसमें नहीं जा रहा। फिर यदि ऐसे यौगिक मिल जाएं जिनमें लोन पेयर दोनों में अनुनाद में जा रहा है, तो फिर हमने देखा इसमें ज्यादा था अनुनाद, तो फिर क्षारीय सामर्थ्य क्या हो गया, कम हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे यदि बात करें तो 4 यौगिक दे रखे हैं, इनमें क्षारीय सामर्थ्य का क्रम हमें देखना है। तो यदि मैं बात करूं पहले वाले यौगिक में, तो लोन पेयर का यहां पे यदि रेजोनेंस की बात करें तो लोन पेयर का रेजोनेंस यहां पर देखने को मिलेगा। कैसे, यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फिर सिग्मा है, फिर अंदर क्या मिलेगा, पाई। तो लोन पेयर और पाई के बीच में क्या होगा, अनुनाद देखने को मिलेगा। जबकि इन तीनों केस में बात करें तो यहां पे आपको कोई लोन पेयर का अनुनाद देखने को नहीं मिलता है। तो अगर मैं बात करूं बी, सी और डी, इनका जो क्षारीय सामर्थ्य है वो ए से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ए में लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद बात करें बी, सी और डी में किसका क्षारीय सामर्थ्य कम होगा, किसका ज्यादा होगा, कैसे पता चलेगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ये जो एमीन है वो 1 डिग्री एमीन है, ये वाला एमीन जो है वो 2 डिग्री एमीन है, और ये वाला एमीन जो है वो कौन सा एमीन है, 3 डिग्री एमीन है। और याद करें प्रेरणिक प्रभाव में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का क्षारीय सामर्थ्य हमने पढ़ा था, और वहां पर आपको बताया था कि यदि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करनी हो तो माध्यम देखते हैं, और यदि माध्यम नहीं दे रखा हो तो फिर कौन सा माध्यम लेंगे, जलीय माध्यम। कौन सा माध्यम, जलीय माध्यम। तो यहां पे अगर हम बात करें तो इन तीनों का क्रम जो है वो हमें जलीय माध्यम में देखना है। तो यदि एल्किल समूह में क्या हो, मेथिल हो, आर की जगह क्या हो, मेथिल हो, तो फिर जलीय माध्यम में जो इनके क्षारीय सामर्थ्य का ऑर्डर बताया था वो क्या बताया था, 2 डिग्री जो है वो किससे अधिक होता है, 1 डिग्री से, और 1 डिग्री किससे अधिक होता है, 3 डिग्री से अधिक होता है। तो यदि मैं बी, सी और डी में यदि बात करूं सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, तो सी वाला जो है वो 2 डिग्री एमीन है, तो सी जो है वो सबसे अधिक क्षारीय होगा। फिर 1 डिग्री वाला मतलब बी, फिर उसके बाद बात करें 3 डिग्री वाला मतलब डी, और सबसे आखिर में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यदि एमीन अलग अलग डिग्री के यहाँ पे आपको मिल रहे हैं तो जो प्रेरणिक प्रभाव में आपको क्रम लिखाया था, आर की जगह यदि मेथिल हो तो क्या क्रम होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, उसी को हमने यहाँ पर उपयोग किया। तो फाइनल ऑर्डर जो आता है क्षारीय सामर्थ्य का वो कुछ ये आता है। तो एमीन की डिग्री का आपको इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखें तो सबसे पहले ये 4 यौगिक हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, इसका नाम होता है पिपिरिडीन। इसको क्या बोलते हैं, पिपिरिडीन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोला जाता है इसको, पिरिडीन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनिलीन, ये होता है एनिलीन। और इसको बोलते हैं पाइरोल। क्या बोलते हैं, पाइरोल। तो ये चारों इनके नाम हैं, ये नाम आपको पता होने चाहिए। अब अगर हम इनके क्षारीय सामर्थ्य की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट क्या देखना है, सबसे पहला पॉइंट देखना है आपको लोन पेयर का रेजोनेंस, लोन पेयर का अनुनाद किसमें है, किसमें नहीं है। तो पहले वाले केस में बात करें तो अनुनाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे वाले केस में बात करें तो लोन पेयर जिस परमाणु पर है उस पर द्विबंध भी है। तो आपको बताया था कि द्विबंध के साथ यदि लोन पेयर हो, धनावेश, ऋणावेश वगैरह हो, तो ये जो है केवल पाई बंध अनुनाद करेगा। यहां पर जैसे लोन पेयर है तो अनुनाद में भाग नहीं लेगा, तो लोन पेयर जो है वो यहां पे रेजोनेंस नहीं करेगा। इसके बाद यहां पे बात करें तो लोन पेयर, फिर सिग्मा, फिर अंदर क्या मिलेगा, पाई बंध, तो यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। इसमें अगर हम बात करें लोन पेयर सिग्मा पाई बंध, तो यहां पर भी लोन पेयर जो है वो अनुनाद में जाएगा। किसके साथ,
पाई बंद के साथ। तो ए बी सी और डी में अगर हम बात करें तो मैं बोल सकता हूं कि ए और बी जो है उनका क्षारीय सामर्थ्य सी और डी की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी में जो है लोन पेयर अनुनाद में नहीं जा रहा है, जबकि सी और डी में जो लोन पेयर है वो अनुनाद में जा रहा है। और लोन पेयर यदि अनुनाद में जाएगा तो क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ए और बी में से कौन अधिक अम्लीय कौन अधिक क्षारीय होगा, कैसे पता चलेगा। तो यहां पर ए में देखें तो ए में नाइट्रोजन और बी में जो नाइट्रोजन है ये दोनों नाइट्रोजन एक जैसे नहीं है। तो अनुनाद देखने के बाद हमें किसकी बात करनी है, विद्युत ऋणता की। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन क्या है, sp3, ये वाला नाइट्रोजन क्या है, sp2। तो sp2 नाइट्रोजन और sp3 नाइट्रोजन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, sp2 नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता sp3 नाइट्रोजन से क्या होती है, अधिक होती है। तो यदि sp3 नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है तो फिर विद्युत ऋणता कम होगी तो क्षारीयता अधिक होगी। तो हम बोल सकते हैं कि A का जो क्षारीयता है या क्षारीय सामर्थ्य है वो B से क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि A में जो है लोन पेयर sp3 नाइट्रोजन पे आता है, sp3 की नाइट्रोजन की En जो है विद्युत ऋणता वो क्या होती है, लेस होती है, मतलब कम होती है। विद्युत ऋणता इसकी कम है, इसलिए इसका क्षारीय सामर्थ्य अधिक होगा। किससे, B से। इसके बाद C और D की तुलना कैसे की जाए। तो C में भी लोन पेयर अनुनाद में जा रहा है और D में भी लोन पेयर जो है वो अनुनाद में जा रहा है। तो यहाँ पे एक खास बात क्या है, ये लोन पेयर जैसे ही दोनों पाई बंध के साथ अनुनाद करेगा तो ये जो पाइरोल है ये पाइरोल कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले, 2 इलेक्ट्रॉन ये पाई बंध वाले, 2 इलेक्ट्रॉन ये पाई बंध वाले, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन के चक्रीय अनुनाद के कारण ये क्या है, एरोमेटिक। तो यदि ये अपना लोन पेयर जो है H+ को दे दे तो फिर चक्रीय अनुनाद देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, यहां पे देखें, जैसे ही इसने अपना लोन पेयर जो है H+ को यदि दे दिया, H+ को यदि लोन पेयर इसने दे दिया तो फिर ये बनेगा। अब यहां पर ये नाइट्रोजन जो है वो sp3 हो गया, तो यहां पर आपको चक्रीय अनुनाद देखने को नहीं मिलता है। ये एग्जाम्पल हमने एरोमेटिकता में बात करी थी। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो लोन पेयर देने से पहले ये क्या था, एरोमेटिक, मतलब अधिक स्थायी था, जबकि लोन पेयर जैसे इसने दे दिया तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो ये अपना लोन पेयर देके अपनी एरोमेटिकता को खराब करना पसंद नहीं करेगा, अपने स्थायित्व को खराब करना पसंद नहीं करेगा। जबकि इसमें अगर हम बात करें, अगर इसने अपना लोन पेयर दे भी दिया तब भी ये क्या रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। किसके कारण, बेंजीन वाले के कारण। तो इसको लोन पेयर देने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क इसको पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो एरोमेटिकता ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो कौन आसानी से लोन पेयर दे देगा, अगर मैं पूछूं C और D में, तो C जो है वो लोन पेयर आसानी से दे देगा। इसका मतलब C का जो क्षारीय सामर्थ्य है वो D की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। तो फिर क्षारीय सामर्थ्य का क्रम क्या आएगा, A, फिर B, फिर C और फिर D। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि लोन पेयर के अनुनाद की क्वालिटी भी ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे अनुनाद अच्छा था, एरोमेटिक वाला था, तो ये जो है लोन पेयर आसानी से नहीं दान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें एक नोट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक नोट देखें, यदि लोन पेयर अनुनाद करके अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर जाता है तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होता है, घट जाता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो अनुनाद करके कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर यदि चले गए तो विद्युत ऋणता यदि बढ़ेगी तो फिर क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, घट जाता है। क्षारीय सामर्थ्य क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन चारों यौगिकों में यदि मैं बात करूं क्षारीय सामर्थ्य की, किसका क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो यहां पे अगर हम देखें लोन पेयर का रेजोनेंस, सबसे पहले क्या बात करनी है, सबसे पहले बात करनी है लोन पेयर का रेजोनेंस किसमें होगा, किसमें नहीं होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें देखें तो लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें अगर हम बात करें लोन पेयर के बाद एक सिग्मा आएगा, फिर दूसरा सिग्मा, फिर पाई आएगा, तो इसमें भी लोन पेयर का रेजोनेंस
नहीं होगा। इसमें अगर हम बात करें तो लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो यहां पे लोन पेयर का रेजोनेंस देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें लोन पेयर फिर सिग्मा फिर यहां अंदर क्या मिलेगा पाई 1, तो यहां पर भी लोन पेयर का रेजोनेंस देखने को मिलता है। तो इसमें और इसमें लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं है, जबकि इसमें और इसमें लोन पेयर का रेजोनेंस है। तो अगर मैं इसको बोल दूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी का क्षारीय सामर्थ्य सी और डी की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि ए और बी में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, जबकि सी और डी में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहा है। तो पहले केस में ए बी में रेजोनेंस में नहीं जा रहा, रेजोनेंस में लोन पेयर यदि नहीं जाएगा तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगा, अधिक होगा। अब हम बात करें ए और बी की, तो ए और बी में जो नाइट्रोजन है वो दोनों नाइट्रोजन एकल बंध वाले हैं। दोनों कैसे मिलेंगे? यहाँ पे sp3, तो sp3 संकरण समान है, इसका मतलब विद्युत ऋणता भी क्या होगी, समान होगी। तो विद्युत ऋणता वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं लगेगा। विद्युत ऋणता के बाद आपको क्या बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट, आई प्रभाव। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एथिल समूह है, एथिल समूह का क्या लगता है, प्लस आई, जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, फेनिल है, फेनिल समूह का क्या लगता है, माइनस आई। तो प्लस आई के कारण क्षारीय सामर्थ्य क्या होता है, बढ़ता है, माइनस आई के कारण क्षारीय सामर्थ्य क्या होता है, घटता है। तो फिर ए और बी में यदि बात करें तो ए का क्षारीय सामर्थ्य किससे अधिक होगा, बी से अधिक होगा, क्योंकि ए में प्लस आई क्षारीय सामर्थ्य को बढ़ाएगा। इसके बाद सी और डी की तुलना कैसे करें, तो उसके लिए जो नोट लिखा था वो काम में आएगा। इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो लोन पेयर इधर से इधर गया, पाई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए। तो इसकी यदि अनुनादी संरचना हम बनाए, इसकी अनुनादी संरचना कुछ ऐसी बनेगी, CH3CO- डबल बॉन्ड NH2 और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए प्लस आ गया। तो इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो पहले इलेक्ट्रॉन किस पे थे, नाइट्रोजन पे थे, लोन पेयर के रूप में। जैसे ही अनुनाद हुआ तो अनुनाद करने के बाद अब पाई के इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन पे गए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां उपलब्ध थे, नाइट्रोजन पे, फिर अब किस पे उपलब्ध है, ऑक्सीजन पे। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि लोन पेयर जो है वो एक तरह से अनुनाद करके नाइट्रोजन से कहां पहुंच गया, ऑक्सीजन पर। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता जो है वो नाइट्रोजन से क्या होती है, अधिक होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कम विद्युत ऋणी से कहां चल गए, अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर चल गए। तो अधिक विद्युत ऋणी पर यदि इलेक्ट्रॉन चल गए, विद्युत ऋणता बढ़ गई, तो फिर क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरह से ऐसा लग रहा है, एन से उठ के कहां चल गए, ओ पे चल गए। ओ जो है वो क्या होता है, मोर ईएन वाला, मतलब अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिसके कारण क्षारीय सामर्थ्य क्या होगा, घटेगा। इसमें अगर हम बात करें लोन पेयर सिग्मा और यहां क्या होता है, पाई, तो लोन पेयर इधर से इधर जाएंगे, पाई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। तो लोन पेयर हमें ऐसा लग रहा है कि वो नाइट्रोजन से किसकी ओर जा रहा है, यहाँ बेंजीन वाले में क्या मिलेगा, कार्बन। तो नाइट्रोजन से ऐसा लग रहा है किसकी तरफ जा रहा है, कार्बन की तरफ। और कार्बन जो है नाइट्रोजन से क्या होता है, कम ईएन वाला होता है। तो यहां पे तो इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी की तरफ भाग गए, और विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो क्षारीय सामर्थ्य घटेगा। जबकि यहां पर लोन पेयर जो है वो अधिक से कहां भाग गए, कम विद्युत ऋणी की तरफ। विद्युत ऋणता यदि कम होगी तो क्षारीय सामर्थ्य बढ़ेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें सी और डी में से फिर कौन अधिक क्षारीय होगा, तो हम बोल सकते हैं कि डी का जो क्षारीय सामर्थ्य है वो किससे अधिक होगा, सी से अधिक होगा। तो इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि जब लोन पेयर का अनुनाद हो रहा है तो ये भी ध्यान रखना कि वो कहां से कहां हो रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन कम विद्युत ऋणी से अधिक की ओर चले गए तो फिर क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हालांकि इसमें अनुनाद जो है वो ज्यादा है, लेकिन उससे पहले यहां पर आपने क्या देखा कि विद्युत ऋणता वाला कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे लगाया, जिसके कारण क्षारीय सामर्थ्य घट गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना